नमस्कार। बीपीएससी जीएस में यशवंत सिंह का अभिवादन स्वीकार करें। आज मैं बीपीएससी के बारे में जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा है कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए जीएस महत्वपूर्ण होने जा रहा है और निकट भविष्य में उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। और साथ ही साथ 69th बीपीएससी पीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को। तो इस सबके परिप्रेक्ष्य में एक जीएस का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी सफलता में 4 चांद लग जाए। और मैं यही चाहता हूं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन बोलते हैं कि सतही ज्ञान से कुछ नहीं होगा बल्कि डेप्थ में जाना होगा, मैं तो कन्फ्यूज करूँगा ही। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मैं सोचा कि कुछ वीडियो आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में टीचर से लेकर के दरोगा तक के भी और बीपीएससी पीटी के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो आज मैं मई में कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड जो चर्चा में रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे। जैसे चार्ल्स तृतीय जो ब्रिटिश क्राउन है, चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक समारोह हुआ लंदन में 6 मई 2023 को। चूँकि 8 सितंबर 2022 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया था, उसी के बाद हालांकि वे कार्यभार संभाल लिए थे, लेकिन मुख्य समारोह जो उनका राज्याभिषेक का हुआ वह 6 मई 2023 को हुआ, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़। तो एक तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसने प्रतिनिधित्व किया, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि किस तारीख को हुआ। चूँकि बीपीएससी आजकल डेट भी पूछने पर ज़्यादा जोर दे रहा है, 6 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई, इस तरीके से। तो इस पर ज़रा ध्यान देना है आपको। अब थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे। राज्यारोहण का जो भी बात हुआ है तो 1953 में 70 वर्ष के बाद ये राज्याभिषेक समारोह, जिसको कोरोनेशन कहा जाता है, वह हुआ। तो सवाल उत्पन्न ये होता है, परिप्रेक्ष्य हिस्ट्री का परिप्रेक्ष्य ये जाएगा कि एलिजाबेथ द्वितीय का जो कोरोनेशन हुआ था राज्याभिषेक 1953 में, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी एक क्वेश्चन होगा। अब एक क्वेश्चन और पीछे जाइएगा तो 1947 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय ब्रिटिश क्राउन या महारानी कौन थी। तो इसका माने ब्रिटिश राजा या महारानी कौन थे या ब्रिटिश क्राउन कौन थे, तो वो जॉर्ज सस्टम थे। और जॉर्ज सस्टम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय भी थे और 1937 में उनका राज्यारोहण हुआ था। उसके पहले बैकग्राउंड जाइएगा तो जॉर्ज पंचम हैं, जो 1910 में उनका राज्यारोहण हुआ था। और 1911 में दिल्ली दरबार में भी उनका एक राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली दरबार के नाम से भी जाना जाता है। आज से 112 वर्ष पहले उसमें जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार किए थे और इंडिया गेट के पास उनकी मूर्ति लगाई गई थी। जॉर्ज पंचम हाल के दिनों में बड़ी चर्चा में रहे, तो उन्हीं के जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पिछले वर्ष लगाई गई थी। और उन्हीं के नाम पर किंग्सवे नाम भी था, जो बाद में चलकर राजपथ नाम पड़ा। और वही राजपथ पिछले वर्ष सितंबर 2022 में उसका नाम कर्तव्य पथ मोदी सरकार ने रख दिया। तो ये है। अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि बिहार से रिलेटेड जॉर्ज पंचम का क्या योगदान है। तो बिहार अलग हुआ बंगाल से। दिल्ली दरबार 1911 में, दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार जो हुआ,
उसमें ही ये तय हुआ था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए, बंग भंग को रद्द किया गया, आप जानते हैं। और बंगाल को एक दूसरे ढंग से विभाजित करते हुए हिंदी भाषी क्षेत्र बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया। अलग करने की घोषणा हुई, जो आगे चल कर के बिहार 22 मार्च 1912 को विधिवत अलग हो गया। और 1 अप्रैल को, अब विधिवत क्या माने, 22 मार्च 1912 को औपचारिक घोषणा हुई कि, और उसी दिन प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम की घोषणा हुई, जिनके नाम पर बेली रोड है। लेकिन विधिवत जो है औपचारिक विभाजन जो हुआ 1 अप्रैल 1912 को हुआ है। लेकिन बिहार सरकार ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस, चूँकि उसी दिन बिहार उड़ीसा अस्तित्व में आ गया, इसीलिए बिहार दिवस की शुरुआत हुई। अभी हाल में बिहार दिवस भी था। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये उसका थीम भी रखा गया था इस वर्ष 22 मार्च को। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और एक होता है कि कलकत्ता से नई दिल्ली की बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम के दरबार में हुई थी, जॉर्ज पंचम ने किया था, और जो 2012 में भारत की राजधानी, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली बनी कलकत्ता से हटकर। अच्छा, कलकत्ता जब राजधानी बनी, उसके पहले बंगाल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो ये मुर्शिदाबाद हुआ करती थी। तो ये सब कहानी है हिस्ट्री में। जॉर्ज पंचम बिहार से भी रिलेटेड कैसे हुए, तो ये चार्ल्स तृतीय का जो राज्याभिषेक हुआ उससे रिलेटेड आपको कैसे बैकग्राउंड में क्वेश्चन हो सकता है, क्या क्वेश्चन राइज हो सकता है। अब एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश क्राउन कौन थे, तो महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया डिक्लेरेशन पढ़ते हैं 1858 में, इस तरीके से। उसी तरह 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जयंती मनाया जाता है। आप इतना तो ज़रूर जानते हैं कि उनका संबंध शांति निकेतन से है, विश्व भारती से है, लेकिन गीतांजलि से है। चित्रकार भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार भी थे, रविंद्र संगीत की भी चर्चा होती है, तो नृत्य से भी रिलेटेड था उनका। तो कहने का मतलब है कि उनसे क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन यही हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक इनका जन्म हुआ था। इनके पिता थे देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके बड़े भाई जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम ICS थे। और इसके बाद शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी। शांति निकेतन की स्थापना उनके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में किया था, 1863 ईस्वी में। और 1901 में शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। इस तरीके से बात होती है। इसके बाद उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, और राष्ट्रवाद भी उनमें था इनडायरेक्टली, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान, बंग भंग के दौरान उन्होंने एक राष्ट्रगान लिखा था, एक गीत लिखा था बंग भंग के विरोध में, आमार सोनार बांग्ला। जो बांग्लादेश की आज़ादी जब हुई पूर्वी पाकिस्तान का, भारत से पाकिस्तान से, तो आमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। और भारत के भी राष्ट्रगान राष्ट्र जनगण मन अधिनायक जय है, वे भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा, और पहली बार 1911 में गाया भी कांग्रेस के मंच से। और देखिए एक उनकी कविता है, उस कविता से प्रभावित होकर के श्रीलंका भी अपना राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता से ही प्रभावित होकर किया। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि, या BPSC इंटरव्यू में भी पूछ चुका है, कुछ लोगों से पता चला था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने देशों का राष्ट्रगान लिखा, तो 3 देशों का राष्ट्रगान, बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका। उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उपन्यास हैं, एक कहानी है काबली वाला जिस पर फिल्में बनी है। चित्रा, उनके उपन्यासों में है चित्रा, गोरा, हंगरी स्टोन से लेकर के पोस्ट ऑफिस, और एक सबसे महत्वपूर्ण रचना है बंगला में, और वो है गीतांजलि। लेकिन गीतांजलि को अंग्रेजी वर्सन था ऑफरिंग सॉन्ग,
या W.V. ईस्ट ये आयरिश कवि थे जिन्होंने इसका अंग्रेजी संस्करण किया था ऑफरिंग सॉन्ग। उसी गीतांजलि पर ऑफरिंग सॉन्ग अंग्रेजी वर्सन पर 1913 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। यानी यूरोप के बाहर अगर पहली बार किसी को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य में भी, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी एशियाई भी पहले थे, भारतीय भी पहले थे। इस तरीके से नाइटहुड की उपाधि भी उनको मिला था, जिसको उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको वापस कर दिया था। तो इस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर से भी ये सब क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी प्रकार मोहम्मद यूनुस, अभी हाल में चर्चा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे। अभी हाल के अखबारों में भी खूब आया है, कुछ लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं, जबकि बिहार सरकार इसको प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित कर रही है। तो मई में ही इनका जन्म हुआ है और मई में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो 4 मई को इनको जन्म हुआ था, क्या कहा जाता है, और 5 मई को 13 मई को इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था बिहटा के पास नौबतपुर के पास किसी पनहारा गांव में हुए थे। तो मोहम्मद यूनुस का संबंध बिहार से इसलिए है कि बिहार में पहली बार चुनाव कब हुआ, तो 1935 के एक्ट के तहत 1937 में पहला चुनाव हुआ। तो 1 अप्रैल 1937 से अप्रैल 1937 से लेकर के मई जून तक ये कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री, ये सरकार समर्थित मुख्यमंत्री बने। क्योंकि आप जानते हैं कि 1937 में जो चुनाव हुआ भारत में, उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस, 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत में सरकार थी और 2 राज्यों में कांग्रेस मिलीजुली सरकार थी, बम्बई और पश्चिमोत्तर प्रांत में। तो 7 राज्यों में चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन बिहार में भी पूर्ण बहुमत था, तो 7 राज्यों में बनाई, लेकिन तब बनाई जब सरकार से हस्तक्षेप न करने की बात कही, गवर्नर के पावर को सीज करने की बात की कि अगर हम सरकार तब बनाएंगे जब गवर्नर ज़्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसीलिए कुछ दिन तक सरकारें नहीं बनी। तब सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी थी मोहम्मद यूनुस की, सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। प्रीमियर कहा जाता था, प्रधानमंत्री। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम प्रीमियर कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस का चर्चा होता है। और इसी में श्री कृष्ण सिंह, कितने लोगों से मिस्टेक में गलती हो सकता है, या पहला चुनाव कब हुआ बिहार में, तो 1951 का भी कर सकते हैं लोग। लेकिन ये सावधानी रखिएगा कि प्रथम चुनाव बिहार में कब हुआ या भारत में कब हुआ। तो आपको अगर कुछ नहीं दे रहा है आज़ादी के बाद, तो अब प्रथम चुनाव कब हुआ, तो देखिए यहाँ पर ई विकल्प भी है, तो बड़ा यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसीलिए उसमें 1937 अगर रहेगा तो उसको सावधानी से 37 कीजिएगा, और नहीं तो ई विकल्प कीजिएगा। बीपीएससी क्या करेगा कुछ नहीं जानते हैं। तो इस सब चीज़ की सावधानी रखिए। एक रहता है कि आज़ादी के बाद प्रथम आम चुनाव, तो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952, इतना दिन चला था, कई चरणों में चुनाव हुए थे। तो इस तरीके से अब प्रथम चुनाव जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में हुआ था। श्याम शरण नेगी पहला मतदाता थे। हाल में उनकी 106 वर्ष की आयु में मृत्यु भी हुई थी, हिमाचल प्रदेश के थे। इस तरह किन्नौर ज़िले की, तो कहने का मतलब है कि मोहम्मद यूनुस बिहार के 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, अप्रैल 37 से लेकर के जून तक बने रहे। फिर जब गतिरोध समाप्त हुआ, गवर्नर जनरल ने कहा कि ठीक है, अब गवर्नर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने जुलाई 1937 में। लेकिन फिर जब सितंबर 1939 में वर्ल्ड वार छिड़ गया, 1 सितंबर को हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके, और 3 सितंबर को ब्रिटेन कूद गया सेकंड वर्ल्ड वार में 1939 में। तब बिहार सरकार या भारत के जितने भी कांग्रेस समर्थित सरकारें थी, उनका आरोप था कि बिना हमसे राय लिए आप लोगों ने भारत को विश्व युद्ध में झोंक दिया। इसीलिए कांग्रेस की सारी सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया।
1939 में। और इस प्रकार कुछ बातें मैंने आज बता दिया कि जीएस का कुछ मुख्य बातें हर क्षेत्र से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जो भी चर्चा में रहते रहेंगे, हम कुछ न कुछ वीडियो डाला करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी, जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है 1 सप्ताह के अंदर, उसमें अगर भरेंगे, जिसको बीएड और सीटेट किए हैं वही भरेंगे। 1,78,000 वैकेंसी की बात है। बीपीएससी में भी 69वीं के लिए बम्पर वैकेंसी की बात है। तो एक तैयारी ऐसा कर लीजिए ताकि पीटी क्रैश कोर्स के रूप में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि समय नहीं है। और ऑफलाइन में इसकी क्लासें शुरू कर दी गई है। जो इसमें क्लास करना चाहते हैं, रिमझिम होटल के ठीक सामने है, देवारुण अपार्टमेंट में क्लास चल रहे हैं। बाकी चीज़ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन की क्लास से अगर जिसको ज़रूरत होगा वे लोग कमेंट्स बॉक्स में करेंगे कि सर ऑनलाइन का भी क्लास, तो उसके बारे में भी मैं सोचूंगा कि ऑनलाइन भी क्लास शुरू कर दिया जाए। इसी के साथ नमस्कार।